वकाना अपने दादा के हिना गुड़ियों की प्रशंसा करता है। उनसे खुश होकर वह अपने दादा के नक्शे कदम पर चलने का निर्णय लेता है और एक मास्टर गुड़िया शिल्पकार बनने के लिए प्रशिक्षण शुरू करता है। अपने दादा की दुकान में मदद करता है और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। हालांकि जितना वह रात भर चित्रित करने में सक्षम था, उसे फिर भी परिणाम पसंद नहीं आया और वह केवल कपड़े सिलने में वास्तव में अच्छा था उनके साथ। लेकिन चूंकि वकाना को केवल गुड़ियों का ही ज्ञान है, उनके कोई दोस्त नहीं है और यहाँ तक कि उनके दादाजी भी चिंतित हैं। वह अपने हाई स्कूल की कक्षा में देखते हैं, जहाँ हर कोई अलग अलग विषयों पर बात कर रहा है और उन्हें लगता है कि वह कभी सामाजिक नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें केवल गुड़ियां पसंद हैं और वह अकेलापन महसूस करते हैं। जब स्कूल की लोकप्रिय लड़की मारिन उनके हाथ पर एक दाग देखती है और चिंतित होती है कि यह जब वास्तव में यह एक स्याही का दाग है, तो वकाना शर्मिंदा है और पकड़े जाने से डरता है। वह मारिन और उसके दोस्तों के बीच की बातचीत सुन लेता है। उन्होंने एक लड़के से मुलाकात की थी जिसने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि उसे एनीमे पसंद है, जिससे उसे गुस्सा आ गया क्योंकि उसका मानना था कि किसी को पसंद आने वाली चीजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वकाना उसको देखता है। दोस्ती से भरी एक लड़की, लोकप्रिय, उत्साहित और जैसे वह है वैसे ही स्वीकार की गई। वह सोचता है कि वे अलग अलग दुनियाओं में कैसे रहते थे और इस तरह से जीना कितना अच्छा होता। फिर वह कमरे की सफाई शुरू करता है और हमेशा की तरह अकेला होता है क्योंकि बाकी सहपाठी जो उसकी मदद करनी चाहिए हमेशा उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। उसे कोई आपत्ति नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह रहना बेहतर है बजाय उनके साथ बात करने के मुद्दे खत्म होना। जब मरीन आती है और सफाई करना शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि केवल वे दोनों ही सफाई कर रहे थे और बाकी सहपाठी जा चुके थे। वह सवाल करती है कि कैसे वकाना दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने को स्वीकार कर रहा था और यह कि उसे हमेशा अपने लिए खड़ा होना चाहिए और जो वह महसूस करता है उसे कहना चाहिए। ये शब्द वकाना के दिमाग में कई दिनों तक गूंजते रहते हैं। घर पर एक और गुड़िया के कपड़े सिलने की कोशिश करते हुए उसे एहसास होता है कि सिलाई मशीन उम्र के कारण खराब हो गई है, जिससे वह सिलाई न कर पाने के कारण उदास हो जाता है। लेकिन याद करता है कि स्कूल में एक सिलाई मशीन थी जिसका कोई उपयोग नहीं करता था। इसका मतलब है कि वह स्वतंत्र रहेगा और सिलाई करते हुए पकड़े जाने का कोई मौका नहीं रहेगा। वह वहाँ मशीन का उपयोग करने जाता है। वह उत्साहित हो जाता है और गुड़िया से बात करना शुरू करता है। जब मारिन आ जाती है, डरता है कि वह पकड़ा गया है, सी रहा है। वह गलती से गुड़िया गिरा देता है और उसे उठाने के लिए दौड़ता है। वह सोचता है कि उसे चिढ़ाया जाएगा, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि वह उत्साहित लग रही थी कि वह सिलाई कर सकता है। वह बताता है कि उसके परिवार की एक गुड़िया की दुकान है और उसने उसके हाथ में गुड़िया देखने के लिए कहा। वह पूरी तरह से इससे खुश था क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसकी पसंदीदा चीज की तारीफ की थी। मरीन पूछती है कि क्या उसने गुड़िया बनाई है, लेकिन वह बताता है कि उसे केवल कपड़े बनाना आता है। यह सुनकर वह बिना कुछ कहे अपने कपड़े उतारने लगती है, जिससे वह भ्रमित हो जाता है कि क्या हो रहा था। आखिरकार वह कपड़े उतारे जा रही थी बिना किसी स्पष्टीकरण के, लेकिन जब वकाना उसकी ओर देखता है तो वह देखता है कि वह एक ड्रेस पहने हुए थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैरिन यह समझाती है कि वह परिधान एक किरदार के रूप में कॉस्प्ले करने के लिए बना रही थी, लेकिन क्योंकि उसे सिलाई के बारे में कुछ नहीं पता था, पोशाक बिल्कुल भी किरदार जैसी नहीं लग रही थी। वकाना परिधान को और करीब से देखता है और उसमें सभी खामियों को इंगित करना शुरू कर देता है। आलोचना में थोड़ा अधिक कठोर हो जाता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह क्या कर रहे हैं, वो माफी मांगने लगते हैं। वह उन्हें आश्वस्त करती है कि वह नाराज नहीं थी और उसके पास सिलाई मशीन नहीं थी और उसे उसका इस्तेमाल भी नहीं आता था। इसलिए वह उस किरदार की तरह कपड़े पहनने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कॉलेज जा रही थी, जिससे वह प्यार करती है। मारिन उनसे अपने कॉस्प्ले के लिए कपड़े बनाने में मदद करने के लिए कहती है। वह बताते हैं कि उन्होंने कभी लोगों के लिए कपड़े नहीं बनाए हैं, इसलिए उन्होंने नहीं पता था कि यह अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करने का वादा किया। वह बहुत खुश हो जाती है और उछलने लगती है, जश्न मनाती है कि वह अंततः अपने प्रिय चरित्र के रूप में तैयार हो सकेगी। वह चरित्र के बारे में बात करना शुरू करती है, समझाती है कि यह एक खेल था और जैसा कि वह इसके बारे में बात करती है, वकाना समझता है कि यह एक खेल है, चलिए कहते हैं एक अधिक वयस्क वाला। फिर वह कहता है कि उसे लगा कि लड़कियों को इस तरह के पसंद नहीं आते खेल, और वह जवाब देती है कि इसे पसंद करने के लिए लड़का या लड़की होने का कोई लेना देना नहीं है। कुछ उसे याद आता है जब उसे बचपन में इस बात पर सवाल किया गया था क्योंकि उसे गुड़िया पसंद थी और वह उससे सहमत होता है। अगले दिन मारिन उसके घर आती है, जिससे वकाना चौंक जाता है क्योंकि उसने उसे नहीं बताया था कि वह कहाँ जाती है। वह बताती है कि उसने इंटरनेट पर गुड़ियों की दुकान का नाम खोजा था और पता ढूंढ लिया था और वह वहां इसलिए गई थी ताकि वह उसके माप ले सके ताकि कपड़े बना सके। वह उसके कमरे में आती है, जिससे वकाना को बहुत शर्मिंदगी होती है क्योंकि उसके दादाजी के अलावा और कोई वहां नहीं आया था। फिर वह उससे उसका माप लेने के लिए कहती है, लेकिन वह संकोचपूर्ण ढंग से समझाता है कि सिलाई की किताब में लिखा था कि इसे लेने के लिए उसे अपने अंडरवियर में रहना होगा और उसने उससे किसी और से माप लेने को कहा। लेकिन जब वह देखता है कि वह पहले से ही कपड़े उतार रही थी तो वह बेचैन हो जाता है, लेकिन वह समझाती है कि वह समस्या न हो इसलिए बिकनी पहनकर आई थी, लेकिन इससे स्थिति बेहतर नहीं होती और वह पूरी तरह से शर्मिंदा रहता है। चीज अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह इसे जितना संभव हो उतने पेशेवर रूप से लेगा क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो मारिन बहुत चाहती थी। वह ध्यान से उसका माप लेना शुरू करता है, लेकिन जब बस्ट मापने का समय आता है तो वह फिर से बेढंगा हो जाता है, लेकिन केवल माप लेने पर ही ध्यान केंद्रित करने में सफल होता है क्योंकि वह बहुत लग रही थी। आरामदायक
लेकिन जैसे ही वह स्थिति के साथ अधिक सहज होता है, जब उसके पैरों को मापने का समय आता है, वह माप पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है और महसूस नहीं करता कि वह बहुत करीब है और वह शर्म से लाल हो जाती है। सभी माप लेने के बाद वह उससे पूछता है कि क्या उसके पास कपड़ों का कोई पैटर्न है। वह उसे गेम का किरदार देती है ताकि वह खेल सके और लुक और स्टाइल को बेहतर समझ सके। बाद में जब वह खेल खेलता है जैसा कि उसने कहा था, उसका दादा आता है और बताता है कि उसने एक नई सिलाई मशीन खरीदी है, लेकिन वह देखता है कि वकाना एक वयस्क खेल खेल रहा था और शर्मिंदा हो जाता है। हालांकि उसे यह अजीब लगता है कि वकाना इसे इतनी गंभीरता से देख रहा था और फिर भी नोट्स ले रहा था। रात में वकाना का सपना आता है कि उसने और कॉस्प्ले, जिसमें वह किरदार को काफी सस्ते में निभाती है, उसे अगले दिन उदास छोड़ देती है। वह मारिन के दोस्तों से मिलता है, जिससे उसे खुशी होती है कि मारिन उससे स्कूल में भी सामान्य रूप से बात करेगी। हालांकि इसके कारण अन्य छात्र उनकी चर्चा करने लगते हैं, यहाँ तक कि वे सवाल करते हैं कि क्या वे दोनों डेट कर रहे हैं। इसके बाद वह स्कूल में बाकी दिन के लिए उससे बचने लगता है, लेकिन वह स्कूल के बाद उससे टकरा जाती है और उससे पूछती है कि वह उससे क्यों बच रहा था। वह बताता है कि लोग उनके बारे में बात कर रहे थे और उसे लगा कि यह उसे परेशान करेगा। हालांकि उसे उन सब बातों की परवाह नहीं है और वह उसे पकड़ देकर अपने कॉस्प्ले की खरीदारी के लिए ले जाती है। लेकिन वाकाना उससे कहीं ज्यादा तैयार साबित होता है। उसने खरीदने के लिए सभी चीजों की एक सूची और उनके विस्तृत चित्र बनाए हैं। कपड़े जिनके विवरण उसने भी नहीं देखे थे, जो एक प्रशंसक थी। फिर वे सभी आवश्यक वस्तुएं खरीदना शुरू करते हैं, लेकिन वह ध्यान देती है कि यद्यपि वह चरित्र को जानती है, वह हमेशा बेहतर चुनाव करता है, जैसे कि उसे किस प्रकार का कपड़ा और विग खरीदना चाहिए। वह खरीदारी में साथ आने और चुनाव में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद कहती है। बाहर जाते समय मारिन वाकाना को कॉस्प्ले की दुनिया समझाने लगती है, यह बताते हुए कि उसके पास कई विकल्प हैं जहां वह अपनी पोशाक पहन सकती है, जैसे कि आयोजन या बस स्टूडियो में तस्वीरें लेना या यहाँ तक कि घर। वह एक उदाहरण देती है, एक कॉस्प्लेयर का जो अपने कॉस्प्ले की तस्वीरें पोस्ट करने के लिए काफी मशहूर है। हालांकि उसकी पहचान गुप्त है क्योंकि वह कभी इवेंट्स में नहीं जाती। फिर मरीन उसे विभिन्न प्रसिद्ध कॉस्प्लेयरों की तस्वीरें दिखाना शुरू करती है। थोड़ी देर तक तस्वीरें दिखाने और यह कहने के बाद कि वे सभी सुंदर दिखते हैं, मरीन नोटिस करती है कि वह चुप है और उससे पूछती है कि क्या उसे वे पसंद नहीं है। वह बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वह छोटे थे उन्हें वह गुड़िया इतनी सुंदर लगी थी, एक अनोखे और मोहक तरीके से कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी अन्य चीज को सुंदर नहीं कहा, क्योंकि इसका उनके लिए बहुत बड़ा मतलब था। बाद में मारिन बताती है कि वह हैरान थी कि उसने वास्तव में गेम खेला, क्योंकि जब भी उसने अपने दोस्तों से खेलने के लिए कहा, उन्होंने कभी नहीं खेला। वह उसके द्वारा उसके लिए की जा रही सभी चीजों के लिए फिर से धन्यवाद देती है और उसके सपने को पूरा करने के लिए की जा रही उसकी मेहनत को सराहती है। सपना पूरा हो, और वह टिप्पणी करती है कि वह 2 हफ्तों में एक कॉस्प्ले इवेंट कर रही है, जिससे वकाना चिंतित हो जाता है कि वह इतनी कम समय में सब कुछ कैसे पूरा करेगा, क्योंकि यह करने के लिए काफी कुछ है और यह पहली बार है जब उसने किसी व्यक्ति के लिए कॉस्ट्यूम सिलने की कोशिश की है। जब वह घर पहुंचता है तो उसके दादा पूछते हैं कि वह कहाँ था, और वह बताता है कि वह एक दोस्त के साथ खरीदारी कर रहा था। लेकिन उसका दादा अपने पोते को एक चरित्र के लिए खरीदी गई महिलाओं के अंतर वस्त्र, मोजे और सस्पेंडर पहने देखकर डर जाते हैं और गिर जाते हैं, जिससे उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है। वकाना अपनी चचेरी बहन को पाता है, जो उसके दादा को कहती है कि वे उसके घर पर 2 हफ्ते तक आराम करें, क्योंकि वह अस्पताल के करीब था। वह मारिन को अपने दादा के हादसे के बारे में बताता है। वह कहती है कि वह उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है और अगर उन्हें उसकी जरूरत हो तो वह उसे फोन कर सकता है। कुछ भी नहीं, वह उसका धन्यवाद करता है लेकिन उसकी मदद से इनकार करता है। लेकिन उनके बीच संपर्क जानकारी का आदान प्रदान होता है ताकि बातचीत आसान हो सके। अपने दादाजी की स्थिति के कारण वाकाना सिलाई के समय के बारे में चिंतित है, क्योंकि उसे अपने अंकल के घर में अपने दादाजी से मिलने और बनाने के बीच समय विभाजित करना पड़ेगा। कपड़े स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए उसे याद है कि उसे आने वाली परीक्षाओं के लिए अभी भी अध्ययन करना है, और चूंकि उसके दादाजी नहीं थे दुकान पर, वह वहां सब कुछ संभालने के लिए भी छोड़ दिया गया था, फोन कॉल्स और ग्राहकों का जवाब देने के लिए। वकाना की व्यस्त दिनचर्या को देखकर मारिन चिंतित है कि वह परेशानी में है और उससे मिलने की कोशिश करती है, यह जानने के लिए कि वह कैसा है। लेकिन वह संदेश भेजने और उसके घर जाने के बावजूद भी उसे नहीं देख पाती, क्योंकि वह एक ही समय में बहुत सी चीजों के साथ बहुत व्यस्त है। वकाना थका हुआ है और ठीक से नींद न लेने के कारण उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। रात में उसे एहसास होता है कि उसके पास गुड़ियों को रंगने का समय नहीं था, और उसे याद आता है जब उसके दादा ने समझाया था कि वह कभी बिना रंगे हुए दिन नहीं बिताते, क्योंकि अन्यथा पहले जैसे रंगने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। वकाना चिंतित होता है क्योंकि वह पेंटिंग में अच्छा नहीं था और अभी भी दिन होते थे जब उसने बिल्कुल अभ्यास नहीं किया। वह रोने लगता है, यह सोचते हुए कि वह कभी भी हिना गुड़िया शिल्पकार बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। निरर्थक महसूस कर रहा है। फिर वकाना को याद आता है कि उसने अपने दादा से पूछा था कि क्या उन्हें हमेशा काम करने से थकान नहीं होती, लेकिन उनके दादा ने समझाया था कि जब वे अपने ग्राहकों के खुश चेहरे देखते हैं तो थकान सार्थक होती है। उसे मारिन की याद आती है, जो कपड़ों के बारे में बेहद उत्साहित थी, और भले ही वह बहुत थका हुआ था, वह सिलाई करने लगता है, रहते हुए पूरी रात जागता रहा। अंत में वह कपड़े पूरा करने में सफल होता है और मारिन परिणाम देखकर रोमांचित हो जाती है। जब वह समझाता है कि अब वह कॉस्प्ले इवेंट में जा सकेगी तो वह माफी मांगती है, यह बताते हुए कि उसने पहले ही समझा दिया था, गलत था और उसने जाने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह कब पोशाक पूरा कर पाएगा।
वकाना राहत महसूस करता है क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर वह समय पर पूरा नहीं कर पाया तो वह उसे निराश कर देगा। वह रोने लगती है, बुरा महसूस करते हुए, क्योंकि उसने सोचा था कि वह उसके दादा के कारण दूर और चिंतित था, जबकि वास्तव में वह थक रहा था और उसके कारण ठीक से सो नहीं रहा था। एक गलतफहमी के कारण मरीन उससे करने के लिए माफी मांगती है। मुसीबत, लेकिन वह समझाता है कि उसने भी उसे पूछने के बारे में नहीं सोचा था, भले ही उसके पास उसका नंबर था, क्योंकि वह रोती रही उसे खुश करने के लिए। वह उसे कहता है कि वह कपड़े पहनकर देखे ताकि अगर उसे कोई संशोधन करना हो तो वह कर सके। फिर वह सुझाव देता है कि वह सारे विग और मेकअप के साथ ड्रेस पहनकर देखे ताकि यह देखा जा सके कि सब कुछ ठीक था या नहीं। ठीक है, वह उसे धन्यवाद देती है और धीरे धीरे फिर से उत्साहित हो जाती है। वे उसके पहनने के लिए मेकअप का विश्लेषण करना शुरू करते हैं और वह समझाता है कि उसे नकली पलकों की आवश्यकता होगी क्योंकि उसके पास नहीं है। वह उसे कुछ विकल्प देता है जो उसके पास है। उसे यह अजीब लगता है और पूछती है कि क्या ये पलकें उसकी गर्लफ्रेंड की हैं। उसे उलझन में छोड़ते हुए वह समझाता है कि कुछ गुड़ियां नकली पलकों और यहाँ तक कि मेकअप का उपयोग करती है, इसलिए वह इस विषय को समझता है और उसका सपना ऐसी गुड़िया बनाने का है, और वह उसे यह कहकर प्रोत्साहित करती है कि वह निश्चित रूप से सफल होंगे। फिर मरीन तैयार होने लगती है और परिणाम स्वरूप वह उस पात्र के समान दिखने लगती है जिसे वह पसंद करती थी, लेकिन चूंकि वह गुड़ियों के लिए कपड़े बनाने का आदी था, वह भूल गया कि उसे उसके लिए चलने फिरने के लिए आरामदायक पोशाक बनानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उसे वह पोशाक पसंद आई और उसने कहा कि सब कुछ शानदार है। उसके बाद वे एक फोटो शूट करते हैं उसके पोस्ट करने के लिए। वह अंततः इवेंट में जाने का फैसला करती है। वहाँ वह कई लोगों को विभिन्न पात्रों के कपड़े पहने देखकर बहुत उत्साहित हो जाती है और उसके कॉस्प्ले की वजह से कई लोग उसके साथ तस्वीरें लेने के लिए कहते हैं। वह उसे नोटिस करना शुरू करता है और समझता है कि वे एक साथ समय बिता रहे हैं। उन्होंने जिन कपड़ों को बनाने का वादा किया था वह पहले से ही तैयार है, जिससे उसे लगता है कि अब वे एक साथ समय बिताना बंद कर देंगे। लेकिन चूंकि यह पहली बार था जब उसने ऐसा अनुभव किया था, क्योंकि उसके पहले कभी दोस्त नहीं थे, वह उसके लिए हर चीज के लिए आभारी है। अचानक वह उसकी ओर दौड़ती है कहते हुए कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके कपड़े गिरने वाले हैं। वह समझाती है कि उसने उस किरदार जैसा दिखने के लिए फिलर ब्रा पहनी थी जो उसके कपड़ों को तंग बना रही थी, और इसके अलावा वह गर्म कपड़ों और विग के कारण गर्मी से बीमार महसूस कर रही थी। वे आयोजन की सीढ़ियों पर जाते हैं जहां वह उसे ठंडा करने के लिए जितना हो सके करने की कोशिश करता है नीचे, लेकिन वे यह तय करते हैं कि कितना मजा आया। यह कहने के बाद जाना बेहतर है। वह आश्चर्यचकित होता है जब वह पूछती है कि वे अगले इवेंट के लिए क्या करेंगे। वह समझाती है कि उसके पास 50 पसंदीदा पात्र हैं और इसलिए उनके पास एक साथ काम करने के लिए बहुत सारे परिधान होंगे। वकाना फिर टिप्पणी करता है कि वह कॉस्प्ले में बहुत सुंदर लग रही थी, जिससे वह फीकी पड़ जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने यह शब्द कभी किसी और चीज के लिए नहीं कहा था, केवल उन गुड़ियों के लिए जिन्हें वह असाधारण मानता था। खूबसूरत। वह उसकी मदद करता है यह शोध करके कि उसे अपना विग कैसे ठीक से धोना चाहिए, लेकिन वह उसके आसपास फीकी पड़ने लगती है। उसका दादा आखिरकार घर वापस आता है, लेकिन फिर से डर जाता है क्योंकि पहली चीज जो वह देखता है वह यह है कि उसका पोता फिर से एक और महिला का पोशाक पकड़े हुए है और उसके साथ मरीन है। सब कुछ समझाने के बाद उसके दादा समझ जाते हैं कि यह एक कॉस्प्ले है और वे बात करने लगते हैं कि पोशाक कैसी बनी और इसे कहाँ सुधारने की जरूरत है। इस बीच मारिन को एहसास होता है कि उसे वकाना पसंद आने लगा है। तीनों साथ में रात का खाना खाते हैं और मारिन के जीवन के बारे में अधिक जानते हैं। उसकी माँ का निधन हो गया था और उसके पिता को व्यापार के सिलसिले में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए वह अकेली रहती थी। भले ही उसने दिखाया है कि वह संभाल सकती है, उसके दादा कहते हैं कि वह हमेशा उनके साथ खाने के लिए स्वागत करेगी। एक बारिश के दिन वकाना के दादा स्टोर के बाहर एक लड़की को देखते हैं और यह सोचकर कि वह वकाना की दोस्त है उसे गर्म स्नान के लिए अंदर बुला लेते हैं। लेकिन जब वकाना आता है तो उसे यह अजीब लगता है क्योंकि उसकी सिर्फ मरीन एक दोस्त है और डरता है कि कहीं यह चोरी तो नहीं, जिससे वह बाथरूम का दरवाजा खोलकर जांच करता है, लेकिन एक अज्ञात लड़की को बिना कपड़ों के देख लेता है। गलतफहमी के बाद वह बाथरूम में जाने के लिए माफी मांगता है और उससे पूछता है कि वह क्यों आई। दुकान। वह बताती है कि उसने सुना है कि वह कपड़े बनाते हैं। वकाना बहुत उत्साहित हो जाता है सोचते हुए कि वह गुड़ियों की बात कर रही थी और उसे लड़के से मिलवाने लगता है। हालांकि उसकी निराशा के लिए लड़की गुड़ियों में रुचि नहीं रखती थी और वास्तव में वह उन कॉस्प्ले कपड़ों की बात कर रही थी जो उसने बनाए थे। मरिन। वह समझाता है कि वह कॉस्प्ले नहीं बेचता, लेकिन लड़की उसे ब्लैकमेल करती है। कहती है कि अगर उसने उसके लिए कॉस्प्ले नहीं बनाया तो वह बाथरूम में उसके बिना कपड़ों के होने की बात की रिपोर्ट कर देगी। और वकाना पहचानता है। उसे याद आया कि वह जुजू थी जिस लड़की की मारिन ने एक कॉस्प्ले अकाउंट की वजह से तारीफ की थी। वह पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वही था जिसने पोशाक बनाई थी। जुजू बताती है कि वह अपने घर पर घूम रही थी और उसने मारिन द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरें देखी। पोशाक को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहती थी, इसलिए उसने उस इवेंट पर छिपकर उन पर नजर रखी। दूर से उनका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गई, यह पता लगाते हुए कि वह कहां रहता है। जब मारिन आती है तो वह अपने आदर्श से व्यक्तिगत रूप में मिलने को लेकर बेहद उत्साहित होती है और थोड़ी विचलित भी लगती है। जूजू बताती है कि वह कौन सा किरदार निभाना चाहती है और मारिन उत्साहित हो जाती है वकाना को उस किरदार का इतिहास समझाते हुए। जूजू को एहसास होता है कि उसने वास्तव में समझ लिया कि विषय जो उसने कल्पना की थी उससे अलग था। जूजू को बुरा लगता है क्योंकि उसने मारिन का गलत आंकलन किया था, यह सोचकर कि वह एक कॉस्प्ले प्रेमी है जिसे कुछ भी सही से समझ नहीं आता। वह वकाना की संपर्क जानकारी मांगती है और सोचती है कि वह और मारिन प्रेमी हैं और
प्रेमिका उसे समझाती है कि वह उसका संपर्क जानकारी केवल कॉस्प्ले के लिए चाहती है। इससे वकाना घबरा जाता है, जो बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी डेट नहीं किया है, जिससे मारिन को यह सुनकर खुशी होती है। फिर मारिन जुजू से पूछती है कि क्या वह कहानी पसंद करने के कारण साथ में कॉस्प्ले नहीं करेंगी, लेकिन जुजू इस विचार से इनकार कर देती है। लेकिन ये टिप्पणी करने के बाद कि वह तस्वीरें लेगी। एक स्टूडियो में मारिन और वाकाना ने भी जाने पर शुल्क बांटने की पेशकश की, इसलिए इसे सस्ता बनाने के लिए वह उनकी कंपनी को मंजूरी देती है, यह स्पष्ट करते हुए कि यह एकमात्र मौका होगा। फिर वह मारिन के घर एनीमे डीवीडी उधार लेने जाता है ताकि वह पात्रों को देख सके, लेकिन वह बुरी तरह शर्मिंदा हो जाता है जब वह अपने पजामा में दरवाजा खोलती है। और मजेदार बात तो यह है कि उसे इसका एहसास भी नहीं होता और वह शर्मिंदगी महसूस करती है जब वह बिना अपने कॉन्टैक्ट लेंस के दरवाजा खोलती है। फिर वह उसे अपने कमरे में साथ में एनिमी देखने का सुझाव देती है, लेकिन जब वे शुरू करते हैं देखते हुए मारिन को एहसास होता है कि वे अकेले थे, जिससे यह एक डेट की तरह लगने लगता है। वह शर्माती है, लेकिन वाकाना के साथ वहां होने का आनंद लेती है, जो उसकी उत्तेजना को महसूस नहीं करता क्योंकि वह एनीमे में इतना खोया हुआ था। लड़का एक प्रो है, वह भूख महसूस करने लगती है और कुछ ओमराइस बनाने का निर्णय लेती है, इस सोच के साथ कि उन पर दिल बनाएगी ताकि वकाना को दे सके, लेकिन वे गलत हो जाते हैं और बेतरतीब दिखने लगते हैं। वह निराश, लेकिन वकाना को इसका स्वाद पसंद आता है, कहते हुए कि यह उन अन्य के मुकाबले कहीं बेहतर है जो उसने पहले खाए थे। घर पर वह अपने दादा से बात करता है और चूंकि उसने बहुत समय से गुड़िया नहीं पेंट की है, वह फिर से चिंतित है कि वह कभी पूरा नहीं कर पाएगा उसका सपना। लेकिन उसके दादा टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने उसकी नवीनतम गुड़िया में एक स्पष्ट सुधार देखा है, क्योंकि वह कॉस्प्ले के लिए मेकअप के साथ प्रयोग कर रहा था, जिसमें उसी तरह की देखभाल की आवश्यकता होती है जैसे एक गुड़िया को पेंट करने में, जिससे उसके हल्के स्ट्रोक बन गए। बाद में वह कॉस्प्ले ड्राइंग भेजता है जूजू, जो विवरण की मात्रा से प्रभावित है। उसके बाद उसे एक तरकीब सिखाते हुए कि कैसे अपने कॉस्प्ले को सुधारें ताकि वह अधिक अनुभवी होने पर। वह बताती है कि उसकी छोटी बहन शिंजू वही है जो उसकी तस्वीरें लेती और एडिट करती है। वह जानने में रुचि रखता है कि वह कैसे उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त करता है और शिंजू से मिलने के लिए कहता है ताकि वह कैमरा उपयोग करना सीख सके और अच्छी तस्वीरें ले सके। वाकाना शिंजू को उसके साथ आने के लिए बुलाता है और वे कल्पना करने लगते हैं कि शिंजू कैसा दिखता होगा, जैसे ये सोचकर कि वह एक प्यारी छोटी लड़की है क्योंकि जूजू सबसे बड़ी है और फिर भी बच्चे की तरह दिखती है। लेकिन उनकी आश्चर्य की बात यह थी कि शिंजू अपनी उम्र से बहुत बड़ी दिखती है, जो जूजू के बिल्कुल विपरीत है। वे पता लगाते हैं कि किसी को भी जूजू के बारे में सही से नहीं पता था, क्योंकि खाता बनाने का विचार शिंजू का था और वही देखभाल करती थी सब कुछ, क्योंकि जूजू ने दूसरों के साथ बातचीत में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, कहते हुए कि वह खुद के लिए कॉस्प्ले करती है, न कि दूसरों के लिए। फिर शिंजू उन्हें फोटो के बारे में सिखाना शुरू करता है ताकि वे सीखो। जब मारिन उससे पूछती है कि क्या वह भी कॉस्प्ले नहीं करना चाहती, तो वह शर्माती है और कहती है कि उसे नहीं करना है और सिर्फ फोटो खींचना पसंद है। फिर वे स्टूडियो का दौरा करने और जगह देखने के लिए सप्ताहांत में मिलने का निर्णय लेते हैं, जो वास्तव में एक परित्यक्त अस्पताल था, जिससे जुजू डर जाती है। वह वकाना से बात करती है और उसका गुड़िया बनने का सपना जान लेती है। शिल्पकार से कहती है कि जब वह छोटी लड़की थी तब उसका सपना एनिमे की तरह एक जादुई लड़की बनने का था, लेकिन जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसने महसूस किया कि यह कुछ ऐसा था जो केवल कल्पना का हिस्सा था। लेकिन जब उसने कॉस्प्ले से मुलाकात की तो वह इस बात से खुश थी कि वह किसी तरह से अपना सपना पूरा कर सकती है, भले ही यह कल्पनाशील हो। इसके बाद वाकाना समझता है कि वह कॉस्प्ले उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। उससे पूछता है कि उसने उस पोशाक को बनाने के लिए उससे अधिक अनुभवी किसी को क्यों नहीं रखा। वह बताती है कि जैसे ही उसने मरीन के कॉस्प्ले की तस्वीरें देखी, उसे पोशाक के लिए पहली नजर का प्यार जैसा कुछ महसूस हुआ और उसने तय किया कि उसका कॉस्प्ले उसी व्यक्ति द्वारा बनाया जाएगा जिसने वह पोशाक बनाई थी। वकाना याद करता है कि उसके दादा ने समझाया था कि यह एक उपलब्धि थी जब ग्राहकों को उनकी गुड़ियों के साथ ऐसा महसूस होता था, और वह रोमांचित है कि जूजू को उसकी पोशाक के साथ ऐसा अनुभव हुआ। उत्साह में वह उसका हाथ पकड़ता है, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि वह पहले कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं रही थी। मारिन वकाना को समुद्र तट पर चलने के लिए बुलाती है। वहां पहुंचकर वे मस्ती करते हैं और वह तय करती है कि समुद्र में जाकर अपने पैर भिगोए और उसे साथ चलने को कहती है। चूंकि यह उसका पहला समुद्र तट का अनुभव है, वकाना समुद्र को महसूस कर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बताता है कि चूंकि उसने अपना जीवन केवल गुड़ियों में रुचि रखते हुए बिताया है, उसे यह एहसास होने में समय लगा कि उसे अन्य चीजों में भी रुचि लेनी चाहिए, इसलिए कई जगहें थीं जिनके बारे में उसे पता नहीं था। फिर मारिन उसे बाहर जाने के लिए बुलाती है ताकि वह अन्य जगहों को जान सके। वह उसकी फोटो खींचती है, पल को दर्ज करते हुए, ठीक उसी समय जब वह समुद्र में गिरता है। कॉस्प्ले आखिरकार तैयार होने के बाद दोनों कपड़े आजमाते हैं और मारिन स्टूडियो में कपड़ों की गुणवत्ता पर रोमांचित होती है। जूजू और मारिन शिंजू और वकाना के फोटो सत्र शुरू करने का इंतजार करते हैं। हालांकि उन्हें यह पता नहीं था कि वकाना ने शिंजू से फिर पूछा था कि क्या वह कॉस्प्ले करना चाहती है, और शिंजू ने स्वीकार किया था कि वह उसी एनिमे से एक किरदार करना चाहती थी जो जूजू और मारिन कर रहे थे, लेकिन वह एक ऐसा किरदार था जो उस पर नहीं सूट करता था, एक पुरुष पात्र। वकाना उसे आश्वस्त करता है, कहता है कि जब वह मारिन के साथ कार्यक्रम में गया था तो उसने बहुत से लोगों को विपरीत लिंग के पात्रों के वस्त्र पहने हुए देखा, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति के रूप में होने के बारे में था जो आप चाहती थी। उसने उसकी कॉस्प्ले बनाने में मदद की और इसे अधिक पुरुष जैसा बनाने की कुछ कठिनाइयों के बाद कॉस्प्ले एकदम सही हो गया, जिससे जूजू और मारिन आश्चर्यचकित हो गए, जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
वे उत्साहित हो जाते हैं और पल को यादगार बनाने के लिए एक साथ तस्वीरें लेने लगते हैं। मजे से तस्वीरें लेने के बाद जुजू वाकाना का धन्यवाद करती है कि उसने उसकी बहन को कॉस्प्ले बनाने में मदद की। अपनी बहन की इच्छा के बारे में न जानने के लिए खुद को बुरा महसूस कर रही है। वाकाना उसे आश्वस्त करता है, ये कहकर कि शिंजू ने कुछ नहीं कहा होगा क्योंकि लोग अपनी इच्छाओं के बारे में टिप्पणी करने में कठिनाई महसूस करते हैं, और यह कि वह एक अच्छी बहन थी। घर पर जुजू और शिंजू अपने खींचे गए तस्वीरें देखते हैं और यह स्पष्ट है कि जुजू को वाकाना के प्रति कुछ अलग महसूस होने लगा था। वह चिंता करती है कि उसकी बहन को उसका कॉस्प्ले पसंद नहीं आया, लेकिन वह समझाती है कि यह वास्तव में अच्छा निकला था, जिससे वह थोड़ी जलन महसूस करती है। शिंजू आश्चर्यचकित है क्योंकि जुजू हर कॉस्प्ले में सुंदर दिखती थी जो उसने किया, लेकिन वह समझाती है कि अपनी साइज के कारण वह उन सभी किरदारों को नहीं कर सकती जिन्हें वह करना चाहती है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वे उन पर अच्छे लगेंगे। जिससे उसे केवल वही चुनना पड़ा जो मेल खाते थे, और इसीलिए उसका परिणाम हमेशा अच्छा रहा। वह कहती है कि अगर उसका शरीर शिंजू जैसा होता तो वह कई और अलग अलग पात्र बना सकती। शैली। फिर शिंजू खुश हो जाती है और कहती है कि वह कॉस्प्ले करना जारी रखेगी, और जुजू कहती है कि शायद वे फिर से एक समूह के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि सभी ने बहुत मजा किया था। जब मरिन अगले कॉस्प्ले पर निर्णय लेती है जो वह करना चाहती है, वाकाना सोचता है कि क्योंकि यह उससे सरल है, दूसरों के मुकाबले वह इसे बहुत तेजी से खत्म कर लेगा, लेकिन वह समझता है कि यह एक पोशाक होगी जो कहें तो दूसरों के मुकाबले बेहद छोटी होगी, मारिन के शरीर को दिखाएगी और उसे असहज महसूस कराएगी। और एक दिन खरीदारी के दौरान मजा करने के बाद वह उसे समझाता है कि उसे इसमें देखकर अच्छा नहीं लगेगा उन कपड़ों को पहनना। तो वे सहमत होते हैं कि उस दिन से वह इस बात का ध्यान रखेगी जब भी वह किरदार के कपड़े चुनेगी। दोनों बाकी दिन एक मंगा कॉफी में बिताने का निर्णय लेते हैं, जो लोगों के लिए मंगा पढ़ने की जगह है, लेकिन चूंकि जगह थोड़ी तंग थी, वे एक दूसरे के करीब आ गए, जिससे वाकाना इसके बारे में नर्वस हो गया। अस्थिति। मरीन उसे एक मंगा दिखाती है जो उसे पसंद है, और वह टिप्पणी करती है कि वह उसके एक पात्र का कॉस्प्ले करना चाहती थी, लेकिन वह एक ऐसा पात्र था जिसके पास चोटियां थीं, और वह नहीं सोचती थी कि यह होगा उससे मेल नहीं खाएगा। लेकिन वह कहता है कि उसे लगता है कि वह छोटी पहने हुए बहुत अच्छी लगेगी, और इसलिए वे तय करते हैं कि यह उसका अगला कॉस्प्ले होगा। जब वाकाना मंगा पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि वह अन्य पात्रों की तुलना में कम विस्तृत है, और वह पीछे की तरफ दिखाई नहीं देती थी, इसलिए यह उसके ऊपर था कि वह कल्पना करे कि वह कैसी दिखेगी। पोशाक तैयार करके वे मिलने का इंतजाम करते हैं एक नए स्थान पर जिसे मारिन ने तस्वीरें खींचने के लिए चुना है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि वे एक मोटल, जिससे वाकाना शर्मिंदा हो जाता है। मारिन के उस पोशाक को पहनने के बाद जिसे वाकाना ने उस पात्र की उसकी दृष्टि के आधार पर बनाया था, वे तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं। कई तस्वीरें लेने के बाद वाकाना को लगता है कि वह एक ऐसा कोण चूक रहा है जो उसे दिखाएगा चरित्र के जैसे, तो वह उससे पूछता है कि बेहतर कोण पाने के लिए उसके ऊपर खड़ी हो। हालांकि तस्वीर लेने के बाद वे महसूस करते हैं कि स्थान के लिए यह पोज एकदम नजदीकी था, और स्थिति को और बिगाड़ते हुए बत्ती चली जाती है, जिससे वे दोनों बेहद शर्मिंदा हो जाते हैं। अगले दिन मारिन को एहसास होता है कि उसने अपना होमवर्क स्कूल में ही छोड़ दिया है, जिसके बाद वह वाकाना के साथ उसे लेने जाती है। फिर वे स्कूल के पूल में तैरने का फैसला करते हैं, लेकिन मारिन गिर जाती है और वाकाना उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, जिससे वह लगभग डूब जाती है। उसे पूल से बाहर निकालने के बाद उसे याद आता है कि उसे बीच बहुत पसंद था, और पूछता है कि क्या वह तैरना न आते हुए भी मजा कर सकती है। वह बताती है कि वह रेत पर रहकर तस्वीरें खींचती है, खाना खाती है और दृश्य का आनंद लेती है, और वह यह महसूस करता है कि उसे भी गुड़ियों को पेंट करना पसंद है। भले ही वह उनके चेहरे अच्छे से नहीं पेंट कर पाता, लेकिन फिर भी उससे सावधान रहने के लिए कहता है कि डूब न जाए। रात को वे त्योहार के लिए मिलते हैं और एक साथ आतिशबाजी देखते हैं। उसे याद आता है कि हर साल वह अकेले अपने कमरे में रहकर बस आतिशबाजी की आवाजें सुनता था, लेकिन अब वह उसके साथ उन्हें देख रहा था। वे एक दूसरे को देखने लगते हैं जब बैकग्राउंड में थोड़ी संगीत बज रही होती है उस समूचे माहौल के साथ, लेकिन जब हमें लगता है कि वे किस करने वाले हैं तो वह उसे चिढ़ाती है ये दिखाकर कि उसकी जीभ नीली हो गई है क्योंकि वह जो खा रही थी, और कुछ नहीं होता। बाद में जब वाकाना सोने की तैयारी कर रहा होता है, मारिन उसे फोन करती है कि उसने एक हॉरर फिल्म देखी, और क्योंकि वह अकेली थी वह डर गई और सो नहीं पा रही थी। वे बात करते हैं जब तक कि वह शांत नहीं हो जाती, उन सभी मजेदार बातों को याद करते हुए जो उन्होंने एक साथ किया, लेकिन क्योंकि वह बहुत थका हुआ था वह सो जाता है, और मारिन अपने भावनाओं को व्यक्त करती है कि वह उसे प्यार करती है। दोस्तों, चैनल अभी छोटा है और आपके समर्थन की बहुत जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।